क्लास 10 क्या है, ज्योग्राफी है ना, भूगोल का पहला चैप्टर संसाधन एवं उपयोग का वस्तुनिष्ठ आज हम बताएंगे, है ना। तो उसको ध्यान से देखिए। अब दिए थे हम बनाने, सबसे पहले संसाधन तो बता दिए थे, इसका संक्षेपण हम पूरा चैप्टर का संक्षेपण आपको बताए हम, है ना। आता है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। पेड़ पौधा धातु चट्टान ये सब क्या हो गया, यानी सजीव हुआ जैव, अनिर्जीव हुआ अजैव। सजीव जितना भी है सब जैव का उदाहरण है, निर्जीव जितना भी है अजैव का उदाहरण है। उपयोगिता के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार के हैं, नवीकरणीय 2 प्रकार के हैं। यही दोनों बार बार पूछेगा आपसे, आपके एग्जाम में जितना भी एग्जाम हुआ है अभी तक ये दोनों ही पूछा है। उत्पत्ति के आधार पर और उपयोगिता के आधार पर, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब हुआ कि जहां पर से जो संसाधन खत्म हो गया पुनः वहां पर उगाया जा सकता है, वो नवीकरणीय हुआ। और जो अनवीकरणीय हुआ कि उसको हम उपयोग कर लिए तो वहां पर वो खत्म हो गया, पुनः वहां पर उपयोग में लाया नहीं जा सकता, उसको की कहेंगे अनवीकरणीय। चलिए पहला क्वेश्चन के जवाब बोलिए। पहला क्वेश्चन बोलिए क्या है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। इसमें ऑप्शन के अनुसार आपको मानना पड़ेगा। अगर जैव अजैव में देगा तो कोयला हो जाएगा अजैव संसाधन, क्योंकि कोयला निर्जीव है। अगर उत्पत्ति के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय में पूछेगा तो कोयला हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन। किसको कहेंगे बाबू, जिसका उपयोग हम कर लिए हैं वहां पर से वो क्या हो गया, समाप्त हो गया, मतलब कि लिमिट में है, सीमित में है, असीमित नहीं, वो क्या है, सीमित है। उसका उपयोग होने के बाद वो खत्म हो जाती है, समझ रहे हैं, उसको क्या कहेंगे, अनवीकरणीय। समझ गए। तो कोयला क्या आ गया, अनवीकरणीय। अगर जैव अजैव में पूछेगा तो अजैव संसाधन। कोई दिक्कत, आगे बोलिए। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है ना, सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा इसमें देख लीजिए, सौर ऊर्जा अब ऑप्शन के अनुसार अधिक कीजिएगा। ऐसे तो आ जाएगा सौर ऊर्जा, जैव अजैव में पूछेगा तो अजैव संसाधन, क्योंकि सौर ऊर्जा निर्जीव है। और अनवीकरणीय में पूछेगा तो सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा। तो जिसका उपयोग करने के बाद पुनः फिर आ जाए तो उसको की कहेंगे, नवीकरणीय। तो कौन सा संसाधन हो गया, नवीकरणीय संसाधन हो गया। सौर ऊर्जा क्या हो गया, नवीकरणीय। पवन ऊर्जा क्या हो गया, नवीकरणीय। अरे सौर ऊर्जा जो पवन ऊर्जा हम लोग जो रोज हवा का उपयोग कर रहे हैं वो खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा है। और जहां खत्म हो जाएगा तो फिर हम बोलेंगे, ऐसे देख के भाषण देंगे खड़ा होके, समझ रहे हैं। तो जिसका उपयोग कर रहे हैं वो खत्म नहीं हो रहा, पुनः वो चक्रण होते जा रहा, दोबारा आते आ रहा, तो उसको की कहेंगे, नवीकरणीय। तो सौर ऊर्जा क्या हो गया, अगर पवन ऊर्जा बोलेगा तो, अगर जल ऊर्जा बोलेगा तो, समझ रहे हैं ना। ये सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन। आगे बोलिए। क्या चीज, मनुष्य किस प्रकार का संसाधन, ऑप्शन के अनुसार मानिएगा। ऐसे तो इसी में पूछेगा, जैव अजैव में। तो मनुष्य कौन सा संसाधन हो जाएगा, जैव संसाधन, क्योंकि क्या बोले थे हम, जैव जो है सजीव है, अजैव क्या है, निर्जीव। तो मनुष्य सजीव है या निर्जीव, सजीव। तो क्या हो जाएगा, जैव संसाधन हो जाएगा। आगे बोलिए। भूमि मृदा जल कौन सा संसाधन है, भूमि मृदा जल। भूमि मृदा और जल मतलब भूमि माने भूमि पूरा पृथ्वी, मृदा माने मिट्टी। मिट्टी और भूमि में अंतर हम बताए हैं आपको। जिस पर हम निवास करते हैं उसको हम पृथ्वी भूमि बोलते हैं, क्या कहते हैं, उसको भूमि बोलते हैं। और जिसका उपयोग करके हम पेड़ पौधा लगा के उसका उपयोग कर रहे हैं वो क्यों हो गया, जहाँ पेड़ पौधा लगाया जाता है, जहाँ खेती की जाती है, वो हुआ मिट्टी। तो इसको ये ऑप्शन के अनुसार मारिएगा तो इसमें आ जाएगा, ये भौतिक संसाधन है। क्या है, भौतिक संसाधन हो जाएगा। चलिए आगे बोलिए। संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसका कथन। हाँ, संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है पता है, जिम्मरमैन। क्या है, जिम्मरमैन। लिख लीजिए। तो क्या बोले, जिम्मरमैन ने।
संसाधन होते नहीं बनते हैं। यह कथन यह किसने कहा था? जिमरमैन। संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है? जिमरमैन का है ना। किसका है? जिमरमैन। आगे बोलिए। संसाधन के वर्गीकरण, यही नहीं कह रहा है? संसाधन के वर्गीकरण के कितने आधार है बताइए तो? संसाधन का वर्गीकरण में संसाधन का वर्गीकरण को देखना पड़ेगा कितने आधार हैं। संसाधन के वर्गीकरण के 4 आधार हैं। कितना है? 4। संसाधन के वर्गीकरण के कितने आधार हैं? 4। देखिए 4। उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पर। वो आधार पर हुआ 4 आधार पर। कितने आधार पर? तो क्या बोलेगा? संसाधन के वर्गीकरण के कितने आधार हैं? 4 आधार हैं। क्या क्या है? उत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद उपयोगिता के आधार पर, उसके बाद स्वामित्व के आधार पर, उसके बाद विकसित के आधार पर। हाँ 4 आधार है ना। आगे बोलिए। उत्पत्ति के आधार पर कहें क्या? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को प्रकार के कौन सी जय वजय उत्पत्ति के आधार पर बोली थी। आगे बोलो। उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार है। कौन सी? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। आगे बोलिए। पेट्रोलियम है ना। पेट्रोलियम कौन सा संसाधन है? जय वजय में तो नहीं बोलेगा, मगर अगर जय वजय में भी पूछ दिया तो पेट्रोलियम किया जाएगा। और ऐसे बोलेगा नवीकरणीय में तो पेट्रोलियम कौन सा हो जाएगा? जहां पर से पेट्रोल निकाल लेंगे तो वहां पर हो जाएगा। पेट्रोलियम बनता कैसे पता है? जीव जंतु पेड़ पौधा लाखों लाख वर्ष हवा के अनुपस्थिति में दबा रहता है उच्च दाब और ताप के कारण। वहां पर ना तो हवा रहता है, उच्च ताप और दाब रहता है, और लाखों वर्ष तक दबा हुआ रहता है, तो जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है। किसका होता है? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन कितने प्रकार के होते हैं? जीवाश्म ईंधन 3 प्रकार के होते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम, कोयला तो समझ रहा है? कोयला समझ रहा है ना? पेट्रोलियम डीजल जो हुआ, प्राकृतिक एलपीजी गैस और जो हुआ, समझ रहा है ना? तो जीवाश्म ईंधन के 3 पार्ट है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। जीवाश्म ईंधन ये तीनों बेटा जो है जीवाश्म ईंधन के है। और जीवाश्म ईंधन बनते कैसे हैं? तो हम क्या बोले? लाखों लाख वर्ष जो है किसी भी जीव जंतु पेड़ पौधा हवा के अनुपस्थिति में उच्च दाब और ताप के कारण दबे हुए रहते हैं, पृथ्वी के अंदर दबे हुए रहते हैं, तो जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है। तो अगर हम बात के मानी इतना कोयला है, इसका उपयोग कर लिए तो ये खत्म हो जाएगा। अगर ये जब दोबारा बनेगा भी कोयला तो कितना वर्ष लग जाएगा? लाखों लाख वर्ष लग जाएगा ना। इसलिए वो क्या किस में आ जाएगा? अनवीकरणीय की जिसका उपयोग हम कर लिए हैं, हो चुका है, वहां पर पुनः आना बहुत मुश्किल है। समझ रहे हमारी बात? इसलिए वो क्या हो जाएगा? कोयला बोलो तो अनवीकरणीय, पेट्रोल बोलो तो अनवीकरणीय, जीवाश्म ईंधन क्या कहता है? प्राकृतिक गैस बोलो अनवीकरणीय संसाधन। आगे बोलिए तो। हाँ बताइए तो। किसी खास व्यक्ति माने मेरा है ना, व्यक्तिगत संसाधन का। व्यक्तिगत संसाधन किसको? जैसे ये कलम मेरा किसी खास व्यक्ति का, तो खास तो किसी एक व्यक्ति का होगा है ना, तो व्यक्तिगत संसाधन हो जाएगा। कौन सा संसाधन हो जाएगा? व्यक्तिगत संसाधन हो जाएगा। सामुदायिक संसाधन किसको कहेंगे? उस पर सबका अधिकार है। पार्क में खाली हिंदुए जाता है, खाली यादव जी जाता है, सब जाता है, सबका अधिकार है। वहां है कि 10 रुपया टिकट में आप सब जा सकते हैं। तो उस सामुदायिक स्कूल में क्या जाता है? हमारे बाबा स्कूल के हेडमास्टर कहते कि ना हम अपने परिवार के खाली पढ़ाएंगे। ऐसा होता है? नहीं होता है। राष्ट्रीय संसाधन जैसे पठार हुआ, पहाड़ हुआ, क्या हो गया?
राष्ट्रीय संसाधन किसी राष्ट्र का मतलब देश होता है, एक देश का, है ना। जैसे नीलगिरी पहाड़ भारत में, तो उस पर किसका अधिकार है? भारत सरकार का अधिकार है कि नेपाल के अधिकार है, पाकिस्तान के अधिकार है ना। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पूरा विश्व का, जैसे महासागर में सबका अधिकार है, महासागर में सबका अधिकार है। पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार जो होता है वो जल मार्ग द्वारा होता है। किसका कैसे होता है? जल मार्ग द्वारा। हवाई जहाज ट्रेन से कितना ले जा सकते हो? जहाज जो होता है ना, चौड़ा प्रखंड जितना बड़ा है ना उतना बड़ा बड़ा रहता है। मतलब उसी पर समझो मॉल मिलेगा, गिरा मत देना, उसी पर मॉल तुमको मिलेगा, फील्ड मिलेगा, बाजार घूमने के लिए मिलेगा, पार्क मिलेगा, क्योंकि वो बरसों बरस जाता रहता है, समझ रहा है। मगर अब आधुनिक युग आ गया, टेक्निकल युग आ गया, तो शॉर्ट में रास्ता खोज रहा है, उपयोग कर रहा है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है सबसे ज्यादा जल मार्ग से होता है, जल वाला जहाज से होता है। समझ में आ गई हमारी बात? चलिए आगे बोलिए। फिर से बोलिए तो। पार्क अभी बोले थे ना, पार्क मंदिर है ना। मंदिर में खाली अब जगह टोला में मंदिर रह गए, बात के मानी काली मंदिर ज्यादा टोला में तो ज्यादा ही खाली पूजा करता है, नहीं करता, सब इसमें आता है पूजा करने के लिए। तो मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया, पार्क हो गया, कौन सा संसाधन है? समुदायिक संसाधन। कौन संसाधन है? संसाधन, समुदायिक संसाधन है ना। आगे बोलिए। ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद हो और उसे प्रयोग में लाए जाने वाले। चलो हम देख रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं। ऐसे संसाधन जो किसी व्यक्ति, ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद हो और उसे उपयोग में लाए जाने की संभावना, लाए जाने की संभावना, जैसी संभावना होगी संभावी होगी, लाए जाने की संभावना। हम लोग संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि आज शाम में बारिश होगा, तो संभावना कर रहे हैं, संभावी संसाधन हो गया। क्या कौन सा संसाधन हो जाएगा? संभावी। जैसी संभावना आ गई संभावी आ जाएगा। आगे बोलिए। हाँ सुनो, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन कहलाते हैं। विवेकपूर्ण के मतलब बुद्धि से, विवेक से, ज्ञानी उस संसाधन का उपयोग करेंगे। ऐसा नहीं हमारे पास, हम राजा हैं तो हमारे पास संसाधन की बहुत मात्रा है तो हम जैसे तैसे उपयोग करेंगे, तो आने वाला पीढ़ी को हम लात मार रहे हैं, उसका संसाधन हम खा रहे हैं। तो संसाधन का उपयोग कैसे करना चाहिए? बुद्धि से, विवेक से, जिसको हम लोग नियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? नियोजन संसाधन। बताएं हम नियोजन संसाधन किसको कहेंगे? किसी भी संसाधन का उपयोग हम विवेकपूर्ण तरीका से करेंगे। कैसे करेंगे? विवेकपूर्ण तरीका से करेंगे, उसको क्या कहेंगे? नियोजन संसाधन। क्या कहेंगे? नियोजन संसाधन। समझ में आया सबको? बुद्धि से किसी भी संसाधन का उपयोग करेंगे उसको क्या कहेंगे? नियोजन संसाधन। नियोजन का मतलब उसको विवेकपूर्ण सही ढंग से उपयोग करेंगे, जितना मात्रा हमको उपयोग में है उतने ही यूज करेंगे। अब हमको पीना है 1 गिलास पानी, एक लोटा में पूरा 1 लोटा हम भर के पानी लाए और 1 गिलास पिए, पूरा वो पानी फेंक दिए, तो विवेकपूर्ण से उसका उपयोग किए, हम बुद्धिहीन से उसका उपयोग किए। समझ रहे हैं हमारी बात? तो जितना हमको चाहिए उतने ही लेना है, उसी को क्या कहेंगे? नियोजन संसाधन। क्या कहेंगे? नियोजन संसाधन। आगे बोलिए। खनिज और कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है किस राज्य में? सबसे ज्यादा खनिज जो है, खनिज वाला राज्य जो है झारखंड को माना गया है, इसलिए उसको कहते हैं झारखंड। झारपुर, वहाँ खाली कोयले खनिज है, ये है सबसे ज्यादा। समझ रहा है ना? तो सबसे ज्यादा हमारा खनिज किस राज्य में है? खनिज और कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बोलिए। चूना पत्थर है ना, चूना पत्थर एवं पाइराइट जैसे खनिजों में धनी राज है ना, कौन सा है? धनी राज कौन सा है? राजस्थान। चूना पत्थर तो राजस्थान है, सही बोला, राजस्थान। क्या है? राजस्थान। आगे बोलिए। अच्छा, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। यही कह रहा है कि हमारे पास
पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद लिख लीजिए, किसका है? स्वामी विवेकानंद। सॉरी स्वामी विवेकानंद होगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, हम ऑप्शन में देखिए नहीं रहे थे, महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी ने ही कहा था, क्या बोले थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। यह कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। आगे बोलिए। नर्मदा बचाओ अभियान में सबसे मुख्य भूमिका निभाया था मेधा पाटेकर। क्या मेधा पाटेकर लिख लीजिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता के थे मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर। आगे बोलिए। सुंदरलाल बहुगुणा है ना, सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन की अगुवाई किया था? चिपको आंदोलन। सुनिए जरा, इसको इस बराबर पूछता है, इस साइंस में भी पूछ देता है, इसमें भी पूछ देता है। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन की अगुवाई किया था। क्या था? अगर उस टाइम की बात किया जाए तो उस टाइम जो है वह उत्तर प्रदेश में था। कहाँ था? उत्तर प्रदेश में। मगर वर्तमान राज्य की बात किया जाए तो ये उत्तराखंड है। कहाँ है? क्योंकि 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से कट के एक राज्य बना उत्तराखंड। अब 2000 ईस्वी में ही बिहार से कट के एक नया राज्य बना झारखंड। कहाँ बना? झारखंड बना। तो अभी वर्तमान में चिपको आंदोलन जहां पर हुआ था उस राज्य का क्या नाम है? उत्तराखंड। और जिस समय हुआ था ये घटना उस समय उत्तर प्रदेश था। कहां था? तो चिपको आंदोलन वहां के जो था व्यापार जो था, बड़ा बड़ा पेड़ को, जंगल को अंधाधुंध काट रहा था, है ना, अंधाधुंध काट रहा था। तो वहां के लोकल जो थे, आदिवासी लोग जो थे, उसको दिक्कत था क्योंकि जंगल खत्म हो जाता। आदिवासी का मुख्य खाने का, पैसा का स्रोत जंगल ही है। जंगल में लकड़ी काट के और मार्केट में जाके बेचता है, और बड़ा बड़ा जो व्यापार था वो एक के बाद पूरा काट के विदेश सप्लाई कर रहा था। तो इस रोकने के लिए सबसे आगे आए सुंदरलाल बहुगुणा। और वो जब आए तो सब वहां के महिला पुरुष सब पेड़ में चिपक गया कि पहले हमको काटो उसके बाद पेड़ को काटोगे। तो चिपक, पेड़ में जैसी चिपका, इसलिए उस आंदोलन का क्या नाम रख दिया? आया 1970 के दशक में हुआ था। 1972 में एग्जिट 1972 मगर लिखल सब जगह रहेगा 1970 के दशक में। कब हुआ था? 1970 के दशक में चिपको आंदोलन हुआ था। कहां? वर्तमान में बोले तो उत्तराखंड, और उस समय की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश। दोनों में से एक ही ऑप्शन रहेगा, याद रखिएगा, या तो उत्तराखंड रहे या तो उत्तर प्रदेश रहेगा। इसका अगुवाई क्या किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वहां की सभी महिला उस पेड़ में चिपक गया था। समझ गए? काहेले? तो वहां का व्यापार जो है पेड़ पौधा के अंधाधुंध कटाई कर रहा था। समझ रहे हैं? मतलब आदिवासी के पेट में लात मार रहा था। आगे बोलिए। चलिए ठीक है। संसाधन संरक्षण की वकालत क्लब ऑफ रोम, कौन सी? क्लब ऑफ रोम ने सर्वप्रथम किस वर्ष में की थी? है ना, संसाधन संरक्षण का वकालत जो है क्लब ऑफ रोम में सर्वप्रथम हुआ, वो किस वर्ष हुआ? ये कह रहा है किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ 1968 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1968 ईस्वी में। लिख लीजिए, कब हुआ? 1968 ईस्वी में हुआ। आगे बोलिए। अच्छा, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन की स्थापना कहाँ हुई? है ना, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन की स्थापना जो हुई थी ब्राजील में हुई थी। कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था। ब्राजील में हुआ था। आगे बोलिए। अच्छा, 1997 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 में। कहाँ? ब्राजील में। और 1997 5 साल के बाद, हर एक 5 साल के बाद होता है,
1997 में जो हुआ था द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। आगे बोलिए। हाँ, संसाधन प्राकृतिक पदार्थ का हम लोग का एक उपहार है। संसाधन हम लोग का क्या है? मानव के लिए संसाधन भगवान का दिया हुआ क्या है? उपहार है। क्या है? उपहार। तो उपहार मान लीजिए। उसके बाद बोलिए। क्योटो सम्मेलन 1997 द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए 4 गैस है, उसमें प्रमुख 3 गैस यही पूछेगा। 3 गो में भी एक पूछता है, 3 गो में भी एक पूछेगा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जिम्मेदार गैस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी बोल सकते हैं, उसके बाद मीथेन भी बोल सकते हैं। समझ रहा है ना? मगर मेन इसमें क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार है। अब इसमें हो सके ना इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है। सुनो इधर, जैसे क्वेश्चन हम बोले हैं क्योटो सम्मेलन 1997 द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है? कौन सा गैस जिम्मेदार है? तो हम की बोले CFC, CO2 और मीथेन। अब एक और कुछ घुसा देगा एक्स्ट्रा जो उसमें नहीं है, और कह देगा इनमें कौन जिम्मेदार नहीं है। समझ रहे? तो ऐसा नहीं कि अरे CFC सली मरल कड़ाक सा रंग देना है। जब नहीं और हाँ में समझिएगा, क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। कारा हाँ कारा की नहीं कारा, ऐसे नहीं ये पूछेगा। समझ रहे हमारी बात? तो इन तीनों के अलावा कुछ उसमें डाल दे तो उसको मार देना है। समझ गए हमारी बात? आगे बोलिए। 5 जून पर्यावरण दिवस नहीं, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। आगे बोलिए। पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। फिर से सुन लो क्वेश्चन। पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में हुआ था। उसी कौन दिन था? तो 5 जून था। कौन दिन था? 5 जून था। इसलिए पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। और है, चलिए हो गया, समझ गया सब? ऑब्जेक्टिव सबको समझ में आ गया होगा।